कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से सभी बच्चों को नमस्कार। विभाग के ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ईएफएम विभाग की तरफ से यह वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है और आज का टॉपिक है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। केंद्रीय बैंक किसी भी देश के बैंकिंग प्रणाली में केंद्रीय बैंक होता है, मतलब सबसे अपेक्स बैंक यानी कि जो शीर्ष बैंक होता है वह होता है। वह उस देश की मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली की धुरी होती है जिसके माध्यम से सरकार अपनी आर्थिक क्रिया संपन्न एवं संचालित करती है। अलग अलग देशों में केंद्रीय बैंक को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम, फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस और इसी तरह भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसा हम जानते हैं, केंद्रीय बैंक हमारी देश की बैंकिंग प्रणाली में सबसे उच्चतम स्तर का जो बैंक होता है वह होता है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को संचालित करती है। और क्योंकि प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। केंद्रीय बैंक का अर्थ, बैंकिंग प्रणाली में जो शिखर बैंक होता है उसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। शिखर बैंक का मतलब है अपेक्स बैंक, यानी बैंकिंग प्रणाली के सबसे टॉप पर जो बैंक स्थित होता है उसे शिखर बैंक, वो जो शिखर बैंक होता है यानी कि केंद्रीय बैंक कहलाता है। यह केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन करता है। केंद्रीय बैंक को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती है जिसके माध्यम से वह देश के अन्य व्यापारिक बैंकों को नियंत्रित और नियमित करने का कार्य भी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वह सभी बैंकों का बैंक होता है, अंतिम ऋणदाता होता है और इस बैंकिंग प्रणाली का सबसे टॉप का बैंक होता है। आइए अब केंद्रीय बैंक की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। हार्ट्रे के अनुसार केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। जैसा कि इस परिभाषा में बताया गया है, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि यह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। जैसे आपको और मुझे पैसों की ज़रूरत है तो अपन बैंक के पास जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जब बैंकों को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो देश के केंद्रीय बैंक के पास में ऋण लेने जाते हैं। इसलिए देश का केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है, इसीलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्राउथर के अनुसार केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ ठीक वही संबंध होता है जैसा स्वयं अन्य बैंकों का जनता के साथ होता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं, जिस तरह से आपका और हमारा रिलेशन हमारे बैंक के साथ होता है, वही संबंध हमारे बैंक का केंद्रीय बैंक के साथ में होता है। जिस तरह से हम अपने पैसे अपने बैंक की शाखा में जमा कराने जाते हैं और वहाँ से पैसे उधार भी लेते हैं, ठीक उसी तरह व्यापारिक बैंक भी देश के केंद्रीय बैंक के पास पैसे जमा भी कराते हैं और वहाँ से उधार भी लेते हैं। 100 के अनुसार केंद्रीय बैंक देश में साख मुद्रा का नियंत्रण रखने वाला बैंक है। क्योंकि देश में साख मुद्रा को नियंत्रित करने वाला बैंक के देश का केंद्रीय बैंक होता है। ACLD के अनुसार केंद्रीय बैंक वह है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं स्थिर रखने में सहायक होता है। इनके अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को न केवल नियंत्रित रखता है बल्कि विकास की गति के साथ सुस्थिर रखने में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार यदि हम केंद्रीय बैंक की एक उचित परिभाषा कहना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख व्यवसाय को इस प्रकार नियमित एवं निर्देशित करती है जिससे देश का आर्थिक विकास और वृद्धि
उचित दिशा में गति कर सके। तो हम कह सकते हैं कि देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वह सभी बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता और बैंकिंग प्रणाली का जो सबसे शीर्ष बैंक होता है, और वह इस संपूर्ण बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का न केवल नियंत्रण बल्कि नियमन भी करता है। अब अपन देखते हैं कि केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश में या किसी भी देश में एक केंद्रीय बैंक की ज़रूरत क्यों होती है। मुद्रा और साख नीतियों में समन्वय स्थापित करना। प्रत्येक देश में मुद्रा और साख की नीतियों को समन्वित करने के लिए, देश की विकास प्रक्रिया में उनका साझा प्रयोग करने के लिए हमें एक केंद्रीय बैंक की नितांत रूप से आवश्यकता होती है, जिसके बिना यह काम संभव नहीं है। इसी प्रकार देश की जो मुद्रा है उसके आंतरिक और बाह्य मूल्य को भी स्थायित्व रखने के लिए हमें केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ही न केवल कीमत स्तर को नियंत्रित रखता है बल्कि जो विदेशी विनिमय है उसका नियंत्रण भी केंद्रीय बैंक के पास में ही होता है। इस प्रकार मुद्रा के आंतरिक और बाह्य मूल्य को नियंत्रित करने के लिए, उसमें स्थायित्व बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय बैंक की नितांत आवश्यकता महसूस होती है। देश में बैंकिंग प्रणाली को सुव्यवस्थित और संतुलित विकास करने के लिए भी एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है। क्योंकि बैंक अपने स्वहित के लिए कार्य कर सकते हैं, इसलिए उन सब को एक नियमित प्रक्रिया में लाकर नियंत्रित करके राष्ट्र हित में कार्यरत करवाना एक केंद्रीय बैंक की ज़रूरत महसूस करवाता है। सरकार की मौद्रिक नीतियों को सफल बनाए रखने के लिए भी हमें एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीतियों का संचालन करने में सरकार की अहम भूमिका निभाता है और सरकार की बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक के माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को अर्थव्यवस्था में सही ढंग से संचालित कर सकती है और प्रभावी रूप से उनका क्रियान्वयन भी कर सकती है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में समानता। क्योंकि व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग व्यवसाय करते हैं, और केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली का सबसे शीर्ष बैंक होता है। तो आइए अपन देखते हैं इन दोनों बैंकों में समानताएं क्या क्या आपको देखने को मिलती है। दोनों ही बैंक मुद्रा का व्यवसाय करते हैं। जहां केंद्रीय बैंक मुद्रा का निर्माण करता है, वहीं व्यापारिक बैंक मुद्रा का लेन देन और साख मुद्रा का निर्माण करता है। जैसा हम सभी जानते हैं, बैंकों का मुख्य कार्य मुद्रा का व्यापार करना है। क्योंकि केंद्रीय बैंक खुद नोटों को छापने की शक्ति रखता है, इसलिए केंद्रीय बैंक मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार रखता है, लेकिन व्यापारिक बैंक उन नोटों का केवल लेन देन कर सकता है। व्यापारिक बैंकों को मुद्रा या नोट छापने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो साख प्रक्रिया के माध्यम से अपनी वहाँ पर मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक साख मुद्रा का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही बैंक मुद्रा के व्यापारी होते हैं। दोनों ही साख का निर्माण करते हैं। केंद्रीय बैंक नोटों के निर्गमन के माध्यम से साख का निर्माण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक साख सृजन की प्रक्रिया के माध्यम से साख निर्माण करते हैं। दूसरी जो समानता हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है वो ये है कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों ही साख का सृजन करते हैं। क्योंकि केंद्रीय बैंक सीधी मुद्रा का निर्गमन कर सकता है, वो करेंसी को इशू कर सकता है, तो जिसके माध्यम से वह साख का सृजन कर सकता है, क्योंकि उसको सीधे नोटों को किसी को उधार दे सकता है। जबकि व्यापारिक बैंकों के पास में उनकी जो साख सृजन की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से वे साख का सृजन करते हैं और अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण करते हैं। तीसरी जो समानता हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है वो ये है कि इन दोनों ही के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध होता है। कुछ प्रतिबंध इन दोनों में समान रूप से होते हैं, जैसे अचल संपत्ति के आधार पर ये लंबे समय के ऋण नहीं दे सकते, इस तरह से। तो ये हमने इन दोनों बैंकों के बीच में समानता देखी है। आइए अब अपन इन दोनों बैंकों के बीच में असमानता का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये असमानता मैंने अर्थशास्त्र की एक पुस्तक से ली है, इसलिए पुस्तक के लेखक का यहाँ आभार प्रकट करना एक नैतिकता बनती है। तो सबसे पहले हम उनको थैंक्स कहते हुए अब इनकी असमानता का अध्ययन करते हैं।
केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में जब हम असमानता की बात करते हैं तो सबसे पहले संख्या के आधार पर देखते हैं। यदि अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी देशों में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत में आप देख सकते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक केवल एक ही है, आरबीआई। ठीक उसी प्रकार अन्य देशों में भी केंद्रीय बैंक एक ही होता है। अमेरिका इसका अपवाद जरूर है। जबकि व्यापारिक बैंक हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में व्यापारिक बैंक आपको बहुत तरह से मिल सकते हैं। एसबीआई है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इस तरह से अनगिनत बैंकें व्यापारिक बैंक हो सकती है, लेकिन देश का केंद्रीय बैंक एकमात्र एक ही होता है। बैंकिंग व्यवसाय में स्थान, जैसा हम सभी जानते हैं, केंद्रीय बैंक का देश की बैंकिंग व्यवसाय में सबसे शीर्ष स्थान होता है, जबकि व्यापारिक बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली के अंग होते हैं, उसका एक हिस्सा होते हैं। और उन सभी अंगों का जो सबसे सुपीरियर होता है वो देश का केंद्रीय बैंक होता है। यदि हम नोट निर्गमन की बात करें तो पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार केवल और केवल देश के केंद्रीय बैंक को होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों को यह अधिकार नहीं होता। यदि सरकार के बैंकर की बात करें तो देश का केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है, जबकि व्यापारिक बैंकों के संदर्भ में ऐसा कोई विशेष दायित्व नहीं है। जनता से रिलेशन की बात कहें तो जिस तरह से व्यापारिक बैंक जनता से सीधा संपर्क रखते हैं, लेकिन देश का केंद्रीय बैंक जनता से सीधा संपर्क नहीं रखते। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि देश के केंद्रीय बैंक का जनता से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, जबकि व्यापारिक बैंकों का देश की जनता के साथ सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि ब्याज की बात करें तो आरबीआई जैसे भारत की बात में अपन आरबीआई कहेंगे, और यहाँ पर अपन केवल केंद्रीय बैंक के रूप में पढ़ रहे तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक अपनी जमाओं पर ब्याज नहीं देता। जैसे सरकार भी केंद्रीय बैंक के पास धन जमा रखती है तो उस पर वह ब्याज नहीं देता, लेकिन व्यापारिक बैंकों के पास जब आप और हम लोग अपना धन जमा रखते हैं तो व्यापारिक बैंक उस पर ब्याज देते हैं। फिर यदि अपन इसके स्वामित्व की बात करें तो केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। जैसा हम जानते हैं, भारत का आरबीआई पहले जब बना था तब प्राइवेट था, लेकिन बाद में 1949 में अपन ने उसका नेशनलाइजेशन कर लिया और उसको सरकारी बना दिया। ठीक है ना, सार्वजनिक बैंक बन गया था। सामान्यतः प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक सरकार के स्वामित्व में होता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो नोट निर्गमन से होता है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए लगभग सभी केंद्रीय बैंक सरकार के स्वामित्व में है, जबकि व्यापारिक बैंकों के संबंध में ऐसा नहीं है। व्यापारिक बैंकों में आप देखोगे तो हमें सार्वजनिक क्षेत्र में भी मिल सकते हैं और निजी क्षेत्र में भी देखने को मिल सकते हैं। यदि उद्देश्य की बात की जाए तो देश के केंद्रीय बैंक का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है देश की बैंकिंग प्रणाली का सफल संचालन करना, जबकि व्यापारिक बैंकों का हम भली भांति जानते हैं उनका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। यदि ऋण की बात करें तो केंद्रीय बैंक देश का अंतिम ऋणदाता होता है बैंकों के लिए, जबकि व्यापारिक बैंक ऋण के लिए केंद्रीय बैंक की तरफ देखते हैं। यदि संबंधों की बात की जाए तो देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का भी बैंक होता है, तो हम कह सकते हैं कि देश का केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक स्वयं केंद्रीय बैंक के ग्राहक होते हैं, जैसे आप और हम व्यापारिक बैंकों के ग्राहक होते हैं। यदि क्लियरिंग हाउस की बात की जाए, समाशोधन गृह की बात की जाए, तो केंद्रीय बैंक देश में समाशोधन के रूप में कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक समाशोधन सुविधाओं का मतलब लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय बैंक की इस सुविधा में एक भागीदारी बनकर अपनी सुविधा कर सकता है और चेक को क्लियरिंग्स करवा सकता है। यदि स्वतंत्र नीति की बात की जाए तो देश का केंद्रीय बैंक एक स्वतंत्र क्रियाशील नीति अपनाता है, जबकि व्यापारिक बैंक उस नीति में केवल अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और देश के केंद्रीय बैंक की निर्देशन में अपनी जो भी भूमिका है उसका निर्वहन करते हैं। यदि अपन मुख्य प्रशासक की बात की जाए तो देश के केंद्रीय बैंक का मुख्य प्रशासक गवर्नर होता है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य प्रशासक चेयरमैन कहलाता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के बीच में बहुत सी असमानता है और केंद्रीय बैंक का शीर्ष स्थान है। यहाँ पर हम केंद्रीय बैंक के निर्देशन संबंधी कुछ सिद्धांतों का एक मोटे तौर पर अध्ययन करेंगे। जैसा पहला है संपूर्ण देश हित की प्रमुखता। चूँकि हम जानते हैं कि देश का केंद्रीय बैंक देश के प्रति समर्पित भाव से काम करता है और उसका प्रमुख उद्देश्य देश का कल्याण है और उसकी प्रमुख प्राथमिकता देश होता है। मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता का सिद्धांत। देश का केंद्रीय बैंक देश में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए न केवल प्रभावी ढंग से काम करता है बल्कि उसकी पूरी निगरानी भी स्वयं करता है। क्योंकि देश का केंद्रीय बैंक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए यह राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होती है। साथ ही साथ देश के केंद्रीय बैंक को मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार भी होता है, जिसके माध्यम से वह देश में मौद्रिक और साख नीति का प्रभावी संचालन कर पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमने जाना था कि केंद्रीय बैंक का जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिए केंद्रीय बैंक के कार्य व्यापारिक बैंकों से बहुत ही भिन्न होते हैं। केंद्रीय बैंक की जो प्रणाली है उसके कार्य है वो व्यापारिक बैंकों से काफ़ी भिन्न देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये इसके डायरेक्शन के कुछ प्रिंसिपल है। आज के वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक के बारे में मोटे तौर पर कुछ चीज़ों का अध्ययन किया था। अगले वीडियो में हम देश के केंद्रीय बैंक यानी भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना था। धन्यवाद।